हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। NLF एजुकेशन में आज आप सबका स्वागत है। हमने अपने डे 11 ख़त्म कर लिए हैं, 11 दिन ख़त्म हो चुके हैं भाई। आज हमारा डे 12, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और कोशिश करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ें। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मेटल और नॉन मेटल क्या है। बेसिकली हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, 9th में पढ़ा एलिमेंट क्या होता है। अब अभी तक जो एलिमेंट है वो 118 एलिमेंट पाए गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। हालांकि हमारा चैप्टर कट गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पर एलिमेंट कितने हैं टोटल? अभी तक 118 एलिमेंट हैं और भी डिस्कवर हो रहे हैं। और इन एलिमेंट को स्टडी करने के लिए अच्छे तरह से, एलिमेंट की अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, इनको इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है मेटल और दूसरा पार्ट है नॉन मेटल। बात समझ में आ रही है भाई? 118 एलिमेंट्स थे, तो उन एलिमेंट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो सेम सी थी, तो जिनकी सेम थी उसको सेम के साथ में अरेंज कर दिया, और जिनकी डिफरेंट थी उनको डिफरेंट के साथ में अरेंज कर दिया। ठीक है, एक को बोल दिया गया मेटल और दूसरे को बोल दिया गया नॉन मेटल। मेजरली ये 2 ही ग्रुप बनाए थे, मेटल और नॉन मेटल। हालांकि एक और होता है मेटलॉइड, पर जो मेजर थे वो मेजरली ये 2 ही ग्रुप थे, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हमको मेटल के बारे में पढ़ना है सब कुछ, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कि मेटल क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब चीज़ें। तो आप समझे, आप जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सपोज दैट मैंने कोई एलिमेंट लिया x, उसका एटॉमिक नंबर हो गया 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 2। पहली KLM, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 के 2 आ गए। दूसरे में 8 आते हैं, 8 के 8 आ गए। 8 और 2 कितने हो गए? 10। बचे कितने भाई? टोटल तो 12 थे ना, 12 में से 10 गए, 2 बचे, तो लास्ट वाली शेल में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वाली शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो हमने पढ़ा था कि भाई ये शेल भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाहेगी, बट इसके पास तो कितने हैं? 2 ही हैं, तो इसको अपने 6 कोई देगा तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अभी अनस्टेबल है नेचर के अंदर, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो ये कैसा बन जाएगा? हमने बताया था कि ये पॉजिटिव का बन जाएगा, कि भाई इसके लिए तो फ्यूचर एडवांटेज हो गया कि ये किसी को उधार दिया हो वापस ले सकता है ना अपनी ज़रूरत पड़ने पर, तो इस पर क्या हो गया? पॉजिटिव का चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव का चार्ज हो गया तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल क्या होते हैं? मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और या हम ऐसा बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास कि ये तो हो गया मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं इसमें? हाँ, और पढ़ सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उन एलिमेंट को मेटल कहा जाता है। बात समझ में आया? इफ देयर इज 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, देन दिस एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेटल। तो हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? मेटल के नाम से जान सकते हैं। क्यों?
क्योंकि मेटल का काम करेगा भैया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको मेटल के नाम से बोलेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास इसमें मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, करते हैं। पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। नोट करते रहें साथ साथ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी पढ़ रहे हैं, मेटल की। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है, जनरली जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। सॉलिड मतलब दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। हमने क्लास 9 में पढ़ा है सॉलिड का होता है जिनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जैसे आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम एज वेल एज। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं। दूसरा आता है, मेटल जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है चमक। हमने कहा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शाइन करते हैं ना, या शाइन लिख लो, शाइन। तो मेटल क्या होता है, मेटल की जो सरफेस होती है वो लस्ट्रस होती है, और इसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, एंड कैन बी पॉलिश। और अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो और ज़्यादा लस्ट्रस होने लगता है। ठीक है, फिर आता है मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, अभी इसके एक्सेप्शन भी बता देंगे आपको। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, हार्ड मतलब थोड़े से, हार्ड का मतलब क्या है, अगर फिक्स शेप है और हमने पढ़ा था सॉलिड इन नेचर है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच में आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और डिस्टेंस जो है वो कम होगी। और अगर फोर्स ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, इट मीन्स क्या है कि वो हार्ड सब्सटेंस बनेगा। यस और नो? तो मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। फिर आता मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल बोले तो मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम हथौड़ा किसी एक मेटल की सरफेस के ऊपर मारे तो वो एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम मेटल के नाम से जानते हैं। जैसे आयरन की प्लेट्स वगैरह बनाई जाती है ना, तो जो लोहार होते हैं, ब्लैक स्मिथ, वो क्या काम करते हैं, उसको हथौड़े से पीटते हैं और उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, कन्वर्टिंग इनटू शीट, कन्वर्ट इनटू थिन शीट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैलिएबल। फिर आता है डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है हम मेटल्स को थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर वायर का होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कराने में हेल्प करती हैं। पहले सिल्वर की वायर भी चलती थी। ठीक है, तो डक्टाइल का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू वायर, वायर्स की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डक्टाइल। फिर आता है मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जो हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हीट के कैसे, जो हमारे हमने पढ़ा था अभी पीछे की, जो कॉपर के मेटल्स बनते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स बनते हैं, तो अगर वो मेटल के हैं तो तभी तो हम एक नीचे से फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो पूरा कंटेनर जो है वो हमारा गर्म होना शुरू हो जाता है। या और बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो, अगर और बेस्ट एग्जाम्पल देखें अगर इसका, तो क्या बनेगा, एक सेकेंड फ़ोन आ गया, इसको साइलेंट कर देते थोड़ा सा। जैसे जब हम लोग कुछ खाना बना रहे होते हैं, है ना, तो खाना बनाते टाइम पे क्या होता है, मान लो आपने चमचा जो होता है उसको आपने कढ़ाई में रख दिया, तो अगर कढ़ाई नीचे से गर्म हो रही है तो वो चमचा जो है पूरा अपने आप ही गर्म हो जाता है। तो वो मेटल है। चमचा किस चीज़ का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो अगर उसका एक एंड हीट होना शुरू होगा तो उसका सारा एंड धीरे 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 पूरा वो गर्म हो जाएगा। किसकी हेल्प से गर्म हो जाएगा, कंडक्शन की हेल्प से। इसको बोलते हैं हीट के फ्लो को, इस वाले हीट के फ्लो को कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन हो जाएगा पूरे चमचे के अंदर और चमचा जो है गर्म हो जाएगा। समझ रहे? चलो
फिर आगे आता है मेटल्स की, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कम भी कंडक्ट करते हैं। हमने अभी पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि आयरन के नेल्स फिट किए थे अल्कोहल और HCl वाली एक्टिविटी में, और आयरन के नेल्स जो थे वो आयंस मेटल है, आयंस प्रेजेंट थे उसके पास में, तो वो कैपेबल था इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कराने के लिए। और कॉपर वायर बनाई जाती है, एल्यूमिनियम वायर बनाई जाती है, इनको भी सब हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में लगाते हैं। तो इस वजह से क्या जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर आता है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D = m/v। यहाँ पर जो m है वो है मास और v जो है वो है वॉल्यूम, कि मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास है उसको उसकी डेंसिटी बोलेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में किसी का मास ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, उसका वो सॉलिड ज़्यादा सॉलिड है, वो उतना ही ज़्यादा हार्ड भी होगा। अगर 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर अगर मास कम है तो इसका मतलब क्या है, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने एरिया में उतने वॉल्यूम में कम है, जिस वजह से उसका क्या होगा, वो हल्का होगा। ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए हमने क्या पढ़ा, ये हार्ड है। ठीक है ना, क्योंकि एक वॉल्यूम में जो मास है वो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। फिर आता है हमारे पास मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। भाई क्यों हाई होगा? क्योंकि मैंने बोला हार्ड है, तो हार्ड है तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा ना उसको मेल्ट करने के लिए और बॉईल करने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जाएगा नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई BP एंड MP। BP स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और MP का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हार्ड या स्ट्रॉन्ग बात एक ही है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे स्लैश करके स्ट्रॉन्ग भी लिख लेना, दूसरा पॉइंट नहीं बनवा रहे, ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। फिर आते आता है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है तो साउंड को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग साउंड, उसको हम बोलते हैं मेटल। जैसे क्या होता है, आप लोहे के कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर आप एक हथौड़े को लगाइए, दूसरा लोहे को पटकिए तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। या लोहे को ना पटक करके, जैसे गिटार होता है या और भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी हेल्प, जैसे उसमें क्या होता है, मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। आप किसी भी एक मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरी एक चीज़ को स्ट्राइक करें तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मेटल्स को इसलिए कहा जाता है, मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर इसकी कुछ एक्सेप्शन आती हैं। एक्सेप्शन क्या है, हमने पढ़ा अभी कि जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। बट सिर्फ मरकरी, एक्सेप्शन इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट में, बट सिर्फ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ से बन जाता है एक क्वेश्चन, क्या बनता है कि लिक्विड एक ऐसा नॉन मेटल है जो, सॉरी, लिक्विड एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अदरवाइज जनरली सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। फिर आता है हमारे पास, मैंने बोला कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट गैलियम और सीजियम, आप लिख देते हैं गैलियम एंड सीजियम, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्या होता है, लो MP एंड BP, जिनका MP और BP क्या होता है, लो होता है। और क्या जाता है, गैलियम को तो अगर हम पाम पे रखें तो वो पाम की हीट से ही मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है गैलियम और सीजियम। फिर आता है, हमने बोला मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बट जो सोडियम होता है Na और पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम ये जनरली सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इसको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन से मेटल हैं जिसको हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, तो वो होता है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये होते हैं इसके एक्सेप्शन। क्लियर है यहाँ तक सब? मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, गैलियम सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और सोडियम और पोटेशियम को इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट होती है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल विद ऑक्सीजन, तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो वो मेटल का ऑक्साइड देगा। क्या देगा? मेटल का ऑक्साइड। और ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है इसका नेचर होता है बेसिक। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर होगा तो ये क्या काम करेगा? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू। टर्न लिटमस ब्लू, ये लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। Mg+O2 गिव्स आउट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस करेंगे 2, यहाँ पर 2। मैंने बोला ये कैसा नेचर है? बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर कैसे चेक करेंगे इसकी? फॉर चेकिंग देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिड डिस्कस इन चैप्टर 2 कि इफ़ वी वांट टू चेक द कैरेक्टर या द नेचर ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड वी हैव टू डिजॉल्व इट इन वाटर। तो हमको इसको किस में डिजॉल्व करना पड़ेगा? वाटर के अंदर डिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड व्हाट वी गेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जो कि एक बेस है। सिमिलरली सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट Na2O। हमें क्या मिल गया? सोडियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। ठीक है, ये क्या है? सोडियम का ऑक्साइड है। तो अगर हमें सोडियम के ऑक्साइड की कैरेक्टर चेक करनी हो कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हम इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो पहली प्रॉपर्टी का भी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और अगर बेसिक नेचर के होंगे तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, और इनकी बेसिक कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी है जो मेटल है वो रिएक्ट करता है वाटर से। तो इधर दिख रहा है, पहले देख लेते हैं एक बार। इधर ही लिख देते हैं मिटा करके ना इसको। पहली प्रॉपर्टी होगी क्लियर। चलिए दूसरी, मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल वाटर से रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। और मेटल वाटर से रिएक्ट करने पर मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये होता है कि मेटल वाटर से रिएक्ट करने पर ऑक्साइड कब बनाता है और मेटल वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड कब बनाता है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि अगर वाटर हॉट और कोल्ड फॉर्म में होता है तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अगर वाटर स्टीम फॉर्म में होता है, अगर वाटर स्टीम फॉर्म में है तो वो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब हम किस तरीके से पहचान पाएंगे कि कौन सा मेटल स्टीम के साथ में रिएक्ट होगा और कौन सा मेटल कोल्ड और हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट होगा? तो उसके लिए हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये थी हमारी,
ठीक है, यही थी रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, क्या था? कैटरीना कार मांगे ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट मरकरी सिल्वर गोल्ड। नीचे गोल्ड लिखा हुआ है, AG के बाद है यहाँ पर AU। ठीक है बेटा। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे पास वाटर से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब ये हॉट और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, हॉट स्लैश कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। आप कंफ्यूजन ना रखें अपने मन में कि हॉट से करते हैं कोल्ड से करते हैं। आप सिर्फ इतना समझे कि ये वाटर की फॉर्म से रिएक्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म से, तो क्या बनाते हैं? साथ में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप ये समझोगे कि हॉट और कोल्ड से करते हैं तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आप ये समझें सीधा सीधा कि पोटेशियम जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बना देता है और क्या बनाता है? ऑक्साइड भी बना देता है। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के साथ में क्या है कि मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है और साथ में ऑक्साइड भी बनाता है। और फिर उसके बाद जो ये वाले एलिमेंट हैं ये वाटर के साथ में रिएक्ट करने पर अपने आप के मेटल के ऑक्साइड को बनाते हैं। बात समझ में आ गई? जो ऊपर के तीन एलिमेंट हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड बनाता है एज वेल एज ऑक्साइड भी बनाता है। नीचे के जो एलिमेंट हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये वाटर से रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं? उसके ऑक्साइड को बनाते हैं। अब देखते हैं, करते हैं मेटल विद वाटर। तो मैंने लिया मेटल, क्या लिया मैंने? पोटेशियम। रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। उसके बाद सोडियम रिएक्ट विद वाटर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड भी बना सकता है और साथ ही साथ में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। इस टाइम पे इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। हालांकि इक्वेशन बैलेंस ही है। फिर आ जाएगा, इसमें बैलेंस करनी पड़ेगी फर्स्ट वाले केस में। तो मैंने बोला जिंक प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक क्या है? नीचे है तो बना देगा जिंक का ऑक्साइड ZnO, साथ में निकाल देगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है। बात समझ में आ गई? एक और देख लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, साथ में आ जाएगा H2 गैस। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 2 आ गया एल्यूमिनियम के पास, 3 चला गया ऑक्सीजन के पास, तो बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। बात मेरी क्लियर हुई? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस ये याद रखना है कि हॉट और कोल्ड के साथ में ऊपर के तीन एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और ऑक्साइड भी बना सकता है, मतलब स्टीम से भी रिएक्ट हो जाता है और साथ ही साथ में हॉट और कोल्ड से भी रिएक्ट हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो नीचे के एलिमेंट है हाइड्रोजन से ऊपर वाले, वो स्टीम से रिएक्ट होकर के मेटल के ऑक्साइड को बनाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल विद डाइल्यूट एसिड, भाई ये क्या है? मेटल रिएक्ट विद एसिड। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर। तो क्या देगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। मैंने मेटल लिया मान लो जिंक प्लस HCl, तो क्या बना देगा? ZnCl2 और साथ में H2 गैस को बाहर निकाल देगा। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसके आगे 2 लगा लेंगे, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। फिर क्या जाएगा? Mg प्लस H2SO4 क्या बनाएगा? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में निकाल देगा H2 गैस को बाहर। ठीक है। अगर मैं लूँ Fe प्लस H2SO4 तो क्या बनाएगा? FeSO4 साथ में H2 गैस को बाहर। तो ये रिएक्शन तो रिपीटेड ही है, रिपीटेड रिएक्शन है ना। क्या रिएक्शन है? मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो साथ में क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। और सॉल्ट कैसे बनता है?
एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पे मेटल लगा दो। ये हटा दिया, इसकी जगह पे ये लगा दिया, H हटाया मैं Mg लगा दिया, H हटाया उसकी जगह पे Fe लगा दिया, H को बाहर भेज दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नंबर 4, मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। तो जब मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो मेटल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल का क्लोराइड बनाता है। और ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। क्लोरीन तो एक नॉन मेटल है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं कि मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। आप इसके अंदर थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में डिस्कस करोगे, कैसा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल इट गिव्स आयोनिक बॉन्ड, और व्हेन मेटल रिएक्ट विद आयोनिक बॉन्ड तो इट गिव्स आयोनिक। जब मेटल हमारा नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल इट गिव्स आयोनिक बॉन्ड, और जब नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको हमने बोला था शेयरिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए। तो मैंने बोला मेटल, जैसे मैं ले लिया अपना एग्जांपल Na प्लस Cl2, तो क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पर 2 करा, यहाँ पर 2 करा, इक्वेशन हो गई बैलेंस। फिर आता है Ca प्लस Cl2, तो क्या देगा? CaCl2। यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वेशन बैलेंस है ऑलरेडी, तो होगा सोडियम क्लोराइड, हो गया कैल्शियम क्लोराइड। पर ये बॉन्ड कैसा है? आयोनिक बॉन्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो डोनेशन हो चाहे वो एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके की। मेटल रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, तो क्या बनाएगा आपका? साथ में सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या निकाल देगा? मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये देगा मेटल सॉल्ट प्लस मेटल। ये जनरली क्वेश्चन अगर याद हो, हमने पढ़ी थी ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ए रिएक्ट विद बी के सॉल्ट से, तो ये क्या बना देगा? ए का सॉल्ट बना देगा और साथ में बी को डिस्प्लेस कर देगा। तो फॉर एग्जांपल जिंक प्लस CuSO4, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा, साथ में क्या निकाल देगा? Cu। जैसे क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इस तरीके के पीछे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं और भी। एक प्रॉपर्टी और आती है कि मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो जब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो मेटल का हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल का हाइड्राइड। प्रॉपर्टी नंबर 6, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो वो मेटल हाइड्राइड बनाता है। जैसे सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो क्या बनाएगा? NaH बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला पोटेशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो पोटेशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन तो क्या बनाएगा? KH। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी हमने डिस्कस कर ली, पहले भी पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी वो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले नहीं पढ़ी है, क्लास 9th में अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो मेटल का ऑक्साइड बनाया। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर के अंदर बेसिक होते हैं, और इनकी बेसिक कैरेक्टर को चेक करने के लिए हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो ये एक बेस बना देते हैं। दूसरा क्या पढ़ा हमने? मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर 2 फॉर्म में हो सकता है,
हॉट और कोल्ड फॉर्म में या फिर स्टीम की फॉर्म में। तो वो एलिमेंट जो हॉट और कोल्ड से रिएक्ट करते हैं वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वो एलिमेंट जो स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करते हैं वो मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं? तो मैंने बोला जो ऊपर के 3 एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हॉट और कोल्ड से रिएक्ट होते हैं और साथ में क्या बनाते हैं आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और उसके बाद में जो मैग्नीशियम होता है वो हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और ऑक्साइड भी बना सकता है अपने आप का। इसका मतलब वो स्टीम से भी रिएक्ट हो जाता है और कोल्ड और हॉट से भी रिएक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या बताया हमने? उसके बाद हमने बताया कि जो नीचे के एलिमेंट होते हैं मैग्नीशियम के नीचे के, वो वाटर से रिएक्ट करने पर स्टीम से रिएक्ट होते हैं और साथ में अपने आप के ऑक्साइड को बनाते हैं। उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। तो मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो वो मेटल का क्लोराइड बनाता है, और मेटल का क्लोराइड को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल होता है, और जब हम मेटल को नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक मेटल है और उसको हम दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में डिस्प्लेस करते हैं, डिप करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उसके, तो वो दूसरे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है जो लेस रिएक्टिव होता है और अपने मेटल का एक सॉल्ट बना लेता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो अब ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, इवोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर, जब हम रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा जब मेटल हमारे एसिड के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या करेगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। फिर हमने पढ़ा मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो जब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? मेटल का हाइड्राइड बनाता है। ये रहे इसके एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें, और विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दें हमें, ताकि हम इसमें और थोड़ा सा सुधार कर पाएँ। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।